हेलो गाइस। स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न प्रो में। जैसा कि मैं आपसे पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं कि हम लोग एन सीरीज़ क्लास 6 टू क्लास 12 तक के समराइज्ड नोट्स को हम स्टडी कर रहे हैं। तो उसी सीरीज़ में ये आज आपके लिए दूसरी वीडियो है जिसमें मैं क्लास 6 एन ज्योग्राफी का जो फर्स्ट चैप्टर अर्थ इन आवर सोलर सिस्टम, उसका जो कुछ एक पार्ट रह गया था उसको मैं कवर करूँगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे बारे में जान लें। मेरा नाम रमन शर्मा है और मेरा टीचिंग में 4 साल का एक्सपीरियंस है और एस्टैट सीटेट में क्वालिफाइड हूँ। और मैं आपके लिए सोशल स्टडीज़ एन समरी लेक्चर नोट्स जो कि समराइज्ड फॉर्म में अवेलेबल रहेंगे, उनकी एक शॉर्ट वीडियोस में आपको अवेलेबल करवाता हूँ। तो डू सब्सक्राइब द चैनल लर्न प्रो एंड शेयर इट एज मच यू कैन। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें लर्न प्रो को, ताकि एन की जो सीरीज़ हम आजकल कर रहे हैं क्लास 6 टू क्लास 12, उसकी चैप्टर वाइज चैप्टर स्टडी डिटेल्स आपको मिल सके। इसका बेनिफिट आपको ये रहेगा कि आप लोग कम टाइम में पूरी बुक आपको एन की ना पढ़नी पड़े और आप मेरे नोट्स के थ्रू जो मैंने एन बुक से ही लिए हैं वो आप इजीली समराइज़ कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कल की वीडियो लेक्चर में मैंने अर्थ इन आवर सोलर सिस्टम का कुछ एक पार्ट कवर कर दिया था, कुछ एक पार्ट रहता था। तो उस एक पार्ट को कवर करने के लिए आज मैं वहीं से कंटिन्यू करूँगा। यानी कि ये सब हमने कर चुका था। द अर्थ एंड हैबिटेट, द अर्थ इन आवर सोलर सिस्टम, हमने सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में पढ़ा, हमने स्टार्स के बारे में पढ़ा, हमने कॉन्स्टलेशंस के बारे में पढ़ा। कल हमने उर्सा मेजर सप्तऋषि के बारे में पढ़ा, नॉर्थ स्टार के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कि प्लैनेट्स क्या होते हैं, हमने पढ़ा कि प्लैनेट्स का ओरिजिन कैसे हुआ, हमने पढ़ा कि कौन कौन से प्लैनेट्स में रिंग्स होती हैं। हमने डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स मरकरी वीनस के कुछ एक ऑर्बिटिंग टाइम को पढ़ा कि वो सन के अराउंड एक ऑर्बिट करने में कितना टाइम लगाते हैं। और हमने कुछ एक इनर प्लैनेट्स के बारे में भी कल जाना। हमने सोलर सिस्टम के वर्ड मीनिंग को जाना कल हमने, और सन के बारे में। और इसके साथ साथ हमने ज्योग्राफी वर्ड की ओरिजिन के बारे में, जैसे कि ये किस ओरिजिन वर्ड से निकला है, उसका मतलब क्या होता है, उसके बारे में हम निकल जाना। और लास्टली हम अर्थ के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ पाए थे। मगर हाँ, आज हम अर्थ से ही मैं आज की वीडियो को शुरू करना चाहूँगा। कि आइए अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं, जो कि एन समरी चैप्टर 1 ज्योग्राफी क्लास 6 से मैंने ये पोर्शन लिया है। तो आइए आज अपनी वीडियो को हम अर्थ से शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अर्थ हमारा क्या है, थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है सन के आसपास। यानी कि अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। इन द साइज इट इज़ फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट। अब देखिए एन के अगर आप बुक उठाएंगे साथ साथ, अगर आप चाहे तो मेरी वीडियो के साथ साथ आप एन की किताब भी उठा सकते हैं। उसमें आपको साफ दिख जाएगा कि जो चैप्टर बहुत डिटेल में दिया गया है, बट सिर्फ मैंने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ही आपके लिए उस एन के चैप्टर से कवर किए हैं, जो एन ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है, अर्थ इन आवर सोलर सिस्टम। तो आप देखेंगे क्वेश्चन एग्जाम में कैसा आता है कि चलो ये तो आपको पता ही है, द अर्थ इज़ आर थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। मगर साइज में ये क्या है, फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स। पोल्स दो तरह के होते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। तो ये पोल्स की तरफ थोड़ा सा फ्लैटेंड है, इसलिए इसकी शेप जो है वो जियोवाइड कहलाती है। हमारी जो अर्थ है वो गोल नहीं है, सर्कल नहीं है, स्क्वायर नहीं है, ट्रायंगल नहीं है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि एग्जैक्टली हमारी जो अर्थ है वो क्या है, जियोवाइड कहलाती है। जियोवाइड मीन्स एन अर्थ लाइक शेप। यानी कि जियोवाइड का मतलब क्या होता है, जो एक अर्थ लाइक शेप जो हमें देती है उसको हम जियोवाइड कहते हैं। आगे चलेंगे। आगे देखिए, लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि लाइट की स्पीड कितनी होती है। लाइट की स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। और इसको
इस स्पीड से यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर की स्पीड से धरती पे आने के लिए एक लाइट को लगभग 8 मिनट्स का टाइम लगता है। लाइट को धरती पे पहुंचने के लिए 8 मिनट्स का टाइम लगता है। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। और ये तो आप जानते ही हैं कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले वो आदमी थे जिन्होंने अपना चांद पे पहला कदम 20 जुलाई 1969 को अपना पहला कदम रखा था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ द मून ऑन 20th जुलाई 1969। यह मैं एक बार दोबारा रिपीट कर दूं कि मैं आपके लिए टॉपिक्स बाय टॉपिक डिटेल स्टडी नहीं कर रहा हूं, सिर्फ NCERT के, ताकि आपको पूरी बुक ना पढ़नी पड़े, पूरा चैप्टर ना पढ़ना पड़े, सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने पिकअप किए हैं, ताकि एक रिवाइज्ड समरी फॉर्म आपके सामने प्रेजेंट हो सके। आगे देखेंगे द मून। आर अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट। हमारी अर्थ की सिर्फ एक ही सैटेलाइट है जो कि मून है। इसका डायमीटर कितना है? इज़ ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। हम इसका जो डायमीटर है वो सिर्फ हमारी अर्थ का 1/4 ही इसका डायमीटर है। इट अपीयर्स सो बिग इट इज़ नियर टू आवर प्लैनेट्स देन अदर सेलेस्टियल बॉडीज़। इतनी बड़ी है कि हमें सेलेस्टियल बॉडीज़ की कंपैरिजन में हमें ये उनसे पास दिखाई देती है। हमारी जो अर्थ है, हमारा जो मून है, सॉरी मैं ज़रा अर्थ बोल गया था, पार्डन, करेक्शन यहाँ पर करिएगा। हमारी अर्थ की जो नेचुरल सैटेलाइट है वो मून कहलाती है, राइट। पहला पॉइंट, हमारी जो अर्थ की जो नेचुरल सैटेलाइट है वो मून कहलाती है। ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट नहीं है, ये नेचुरल सैटेलाइट है। इसका जो डायमीटर है, जो मून का डायमीटर है, वो 1/4 डेट ऑफ अर्थ है। 1/4 अर्थ का हमारा मून का डायमीटर है। ये हमारे अर्थ के बिल्कुल पास है और इसलिए हमें ये बहुत बड़ा दिखाई देता है। मून हमसे 400 किलोमीटर हमसे अवे है। अगला पॉइंट देखेंगे। लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ये बता दिया था आपको मैंने। और इस स्पीड से आने के बावजूद इसको, लाइट को हमारी अर्थ तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट्स का टाइम लगता है। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। मून को हमारी अर्थ का चक्कर लगाने में 27 डेज का टाइम लगता है। एग्ज़ाम में कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। और इतना ही टाइम उसको एक स्पिन यानी कि एक चक्कर लगाने में लगता है। 27 अगर उसको एक स्पिन लगाने में लगता है, इसीलिए मून की हमें एक ही साइड हमेशा विजिबल रहती है। कभी आपने गौर किया होगा अपने स्काई में, तो आप देखेंगे कि मून की हमेशा एक साइड हमेशा हमें विजिबल ही रहती है। क्यों? इसको मैं रिपीट कर देता हूँ। क्यों हमेशा मून की हमें एक साइड विजिबल रहती है? क्योंकि मून को अर्थ का एक चक्कर लगाने में, एक मिनट, हाँ, मून को अर्थ का एक चक्कर लगाने में 27 डेज लगते हैं और उतना ही टाइम उसको एक स्पिन यानी कि एक पूरा चक्कर लगाने में लगता है। इसलिए हमें मून की एक साइड हमेशा हमें विजिबल रहती है। अगर कोई आपको डाउट रहेगा इस पूरे सेशन में तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको क्या चीज़ इसमें से समझ में नहीं आई। अब सैटेलाइट क्या होती है? सैटेलाइट क्या होती है? एक सेलेस्टियल बॉडी है। सेलेस्टियल बॉडी आपको बताया था मैंने, वेरियस बॉडी जो हमारे नाइट स्काई में रहती हैं, सन हो गया, मून हो गया, इन सभी हमको सेलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं। अ सैटेलाइट क्या होती है? अ सैटेलाइट इज़ अ सेलेस्टियल बॉडी that moves around the planet in the same way as a planet moves around the sun। जैसे planet sun के अराउंड घूमते हैं, वैसे ही जो सैटेलाइट होती है वो planets के अराउंड घूमती है। अब ह्यूमन मेड सैटेलाइट क्या होती है? ह्यूमन मेड सैटेलाइट एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट होती है जो साइंटिस्ट डिज़ाइन करते हैं इंफॉर्मेशन स्काई से, यूनिवर्स से कम्युनिकेशन करने के लिए। और सैटेलाइट्स हमारी स्पेस में कैसे जाती है? ये रॉकेट कैरी करता है, रॉकेट इसको कैरी करता है, लाइक इनसैट, IRS, एजुसेट। ये आपने सारी सैटेलाइट्स के नाम तो सुने ही होंगे। ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए था। ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया है
NCERT से आप देख सकते हैं कि रॉकेट लॉन्च हुआ पहले, उसके बाद जो रॉकेट होते हैं वो धरती पर वापस आ जाते हैं और सैटेलाइट अपने ऑर्बिट में एंटर कर जाती है। इसके बाद देखेंगे हम एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं। स्टार्स, प्लैनेट्स और सैटेलाइट, बहुत ध्यान से सुनिएगा। स्टार्स, प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स के अलावा बहुत सारी न्यूमरस टाइनी बॉडीज़ होती हैं जो सन के आसपास घूमती रहती हैं, उनको हम एस्टेरॉइड्स कहते हैं। दोबारा रिपीट करूं, स्टार्स, प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स के अलावा बहुत सारी न्यूमरस टाइनी छोटी छोटी बॉडीज़ होती हैं जो सन के अराउंड घूमती रहती हैं, उनको हम बोलते हैं एस्टेरॉइड्स। और ये मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में पाई जाती हैं। किसके बीच में पाई जाती हैं? मार्स और जुपिटर के बीच में पाई जाती हैं। साइंटिस्ट ये सोचते हैं, साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट एस्टेरॉइड्स आर पार्ट ऑफ अ प्लैनेट विच एक्सप्लोडेड मैनी ईयर्स अगो। साइंटिस्ट ये भी मानते हैं ये सिर्फ बॉडीज़ ही नहीं होती, ये वो ब्लॉक्स होते हैं, ये वो पार्ट्स होते हैं जो काफ़ी टाइम पहले कोई प्लैनेट एक्सप्लोड हुआ होगा, कोई प्लैनेट फट गया होगा, उसके जो टुकड़े रहे होंगे, जो पार्ट्स रहे होंगे, वो एस्टेरॉइड्स कहलाते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं मीटेरॉइड्स। अब स्मॉल पीस ऑफ रॉक्स विच मूव्स अराउंड द सन आर कॉल्ड मीटेरॉइड्स। ये मीटेरॉइड्स क्या होते हैं? छोटे छोटे टुकड़े होते हैं रॉक्स के, पत्थर आप बोल सकते हैं, जो सन के अराउंड घूमते रहते हैं। ठीक है। अब एस्टेरॉइड्स और मीटेरॉइड में फ़र्क क्या क्या रहेगा? एस्टेरॉइड्स टाइनी बॉडीज़ होती हैं, मीटेरॉइड्स स्मॉल पीस ऑफ रॉक्स होते हैं जो सन के अराउंड घूमते हैं। कभी कभार क्या होता है, समटाइम्स दीज मीटेरॉइड्स कम नियर द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट। कभी कभार क्या होता है, ये जो मीटेरॉइड्स होते हैं ये अर्थ के ग्रेविटेशनल यानी कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति के अंदर आ जाते हैं और वो अपने अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाते हैं, मगर वो हम तक क्यों नहीं पहुंच पाते या थोड़े बहुत ही क्यों पहुंच पाते हैं, क्योंकि वो जब हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर आते हैं तो वो बहुत गर्म हो जाते हैं और जलकर ख़त्म भी हो जाते हैं। और एक इससे हमें स्पेस में एक बहुत फ्लैश ऑफ लाइट दिखाई देती है और कई बार एक मीटेराइट जल भी नहीं पाता और सीधा धरती पर गिर जाता है और एक धरती पर बड़ा सा छेद भी हो जाता है। इनको हम मीटेराइट्स कहते हैं। और आप लोग मुझे कमेंट में कुछ डाउट हो तो बता सकते हैं। अब इस NCERT ज्योग्राफी फर्स्ट चैप्टर का लास्ट पैराग्राफ, दैट इज़ अर्थ इन अ सोलर सिस्टम, उसका लास्ट पैरा है। हमें स्पेस के ऊपर वाइटिश ब्रॉड बैंड लाइक अ वाइट ग्लोइंग पाथ, एक सफ़ेद सा रास्ता दिखाई देता है जब आकाश साफ होता है। और वो जो सफ़ेद सा रास्ता दिखाई देता है वो क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स, वो मिलियंस ऑफ स्टार का एक समूह होता है जिसको हम मिल्की वे गैलेक्सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिल्की वे गैलेक्सी। अ क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स इन द क्लियर नाइट स्काई और कॉल्ड मिल्की वे गैलेक्सी। आप जानते हैं हमारी जो अर्थ है और जो हमारे प्लैनेट हैं, वो जो हमारा सोलर सिस्टम है वो इसी मिल्की वे गैलेक्सी का एक पार्ट है। इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि ये वाइट होती है और ये बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टार्स सब इकट्ठे हो जाते हैं और एक दूध की गंगा की तरह, हिंदी में इसको बोला जाता है मिल्की वे, यानी कि दूध की गंगा की तरह दिखाई देते हैं। और हमारा जो सोलर सिस्टम है वो इसी मिल्की वे गैलेक्सी का एक पार्ट है। एंशिएंट इंडिया में यानी कि पुराने टाइम पे ये सोचते थे कि एक रिवर ऑफ लाइट, एक लाइट की एक लाइट यानी कि रोशनी की एक नदी की जैसी बहती हुई दिखाई दे रही है, इसलिए इसको हिंदी में हम आकाश गंगा भी कहते हैं। और एक गैलेक्सी क्या होती है? अ गैलेक्सी इज ए ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स। अ गैलेक्सी क्या होती है? एक गैलेक्सी बहुत सारे बिलियंस ऑफ स्टार्स की डस्ट की गैसेस से मिलकर एक गैलेक्सी बनती है। और हमारी जो अर्थ है, जो हमारे सोलर सिस्टम है, जिस सोलर सिस्टम को हम जानते हैं, वो एक गैलेक्सी है। और ऐसी मिलियंस ऑफ गैलेक्सी इस सारे ही ऐसी मिलियंस ऑफ, इस पूरी यूनिवर्स में ऐसी मिलियंस ऑफ गैलेक्सी हैं जो साइंटिस्ट अभी भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप देखा आपने, मैंने हालांकि 2 वीडियोस में फर्स्ट चैप्टर ख़त्म किया। मेरे लिए ये 6 पेजेस के आसपास रहा होगा, मगर आप इसके अगर नोट्स को कैरी फॉरवर्ड करेंगे 2 या 4 पेजेस से
ज़्यादा नहीं जाएगा और बहुत ही कम पेजेस में मैंने इसको समराइज़ कर दिया। अब वैसे ही हम अगले चैप्टर्स को भी समराइज़ करेंगे। अगले चैप्टर में कोशिश करूँगा एक एक वीडियो में ये कवर अप होता है, ताकि हम टाइम से 6 to 12 NCERT समराइज्ड फॉर्म आपको मैं टाइम से दे सकूँ और आप अपने एग्ज़ाम में इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकें और आपको पूरी की पूरी NCERT किताब ना पढ़नी पड़े। और मैंने सारे ही नोट्स NCERT से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं मैंने वही कैरी फॉरवर्ड किए हैं, ताकि आपको पूरी की पूरी बुक को रट्टा मार के ना जाना पड़े, सिर्फ आप यही नोट्स कैरी फॉरवर्ड कर दें। और प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको किस चीज़ में NCERT पढ़ने में परेशानी होती है, मैं वो टॉपिक क्लियर कर दूंगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और मुझे बताएं कि NCERT के किस पार्ट में या मेरे पढ़ाए हुए चैप्टर में या जब आप खुद पढ़ते हैं तो आपको क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ता है। वो टॉपिक्स को मैं कमेंट में आपको ज़रूर टाइम दूंगा। और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, IBPS, IAS, HAS, बैंक, SSC, वो सभी एग्ज़ाम्स का एक्सपीरियंस मुझे है। मैंने कई सारे एग्ज़ाम्स क्वालिफाई भी कर रखे हैं, मगर मेरा यूट्यूब एक एज ए हॉबी में परस्यू करता हूँ। तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि कुछ डाउट्स होंगे, कुछ आपके सेशंस के डाउट होंगे, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, मैं उनको ज़रूर सॉल्व करूँगा। और थैंक यू सो मच, डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अब आपकी नेक्स्ट वीडियो में सेकंड चैप्टर ऑफ NCERT ज्योग्राफी अर्थ इन सोलर सिस्टम के सेकंड चैप्टर में आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। थैंक यू गाइस सो मच, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।